So let us start part 2 of life process chapter class 10. Okay, we have got it finished up to just we have discussed about life process in my first video. Now here we are going to discuss about nutritions and respirations. These are the two life process which I will discuss right now. Okay, first we need to discuss about the nutrition and all that, right? So in nutrition some part we have already discussed. We will start from autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Okay, so carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. कह रहा है कि जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रफ हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है कार्बन का या एनर्जी का, वो कैसे पूरा होता है? तो वो पूरा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यू ऑलरेडी नो दैट in the process of photosynthesis, plant make their own food by using carbon dioxide and water, sunlight, chloroplast, etc. Right? So it is the process by which autotroph take in substance from the outside and convert them into a stored form of energy. अब इसमें होता क्या है? ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें ऑटोट्रफ जो है वो क्या करते हैं? वो बाहर से कुछ सब्सटेंस लेते हैं, जैसे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, और इसको कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज स्टोर्ड देयर इन बॉडी एंड लेटर ऑन इट इज यूज्ड. ये काम वो लोग करते हैं. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये जो सब्सटेंस है जो वो बाहर से लेते हैं वो क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. यही होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लिया, वाटर जो है सॉइल से लिया, और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में. राइट? कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने में. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. और ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. ये कह रहा है द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसमें कुछ तो इमीडिएटली यूज हो जाता है, और जो नहीं यूज होता है वो स्टार्च के रूप में वहाँ पर स्टोर हो जाता है, which serve as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. और ये स्टार्च जो है एक तरह से इंटरनल एनर्जी रिजर्व के रूप में वहाँ स्टोर हो जाता है. जब प्लांट का रिक्वायरमेंट होगा उस समय वो इसका इस्तेमाल करेंगे. यानी जो कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, कुछ तो इमीडिएटली यूज हो जाता है और कुछ जो है जो यूज नहीं हो पाता है तो वो रिज़र्व के रूप में वो स्टोर कर लेते हैं. जब उनको रिक्वायरमेंट होगा एट दैट टाइम दे विल बी यूजिंग इट. ए समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. कह रहा है ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोग भी जब खाना खाते हैं तो जो फूड का जब डाइजेशन होता है या जो भी होता है उससे जो एनर्जी मिलती है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो है हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, और बाकी सारा यूज कर जाते हैं. प्रोसेस क्या है? अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें होता क्या है? एक्चुअली इक्वेशन इज गिवन देयर इन योर बुक, यू जस्ट लुक एट इट. कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेगा और वाटर जो है सॉइल से लेगा, एंड आप यहाँ पे देख रहे हो 6CO2 + 12H2O. एरो के ऊपर क्लोरोफिल है और सनलाइट है, एंड इट गिव्स C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. यानी क्या रिएक्शन हो रहा है? ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात हम लोग कर रहे हैं. यानी प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं.
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि सनलाइट इज़ नीडेड to start the reaction. If sunlight is not there, then reaction will not start. That's why this reaction is called, photosynthesis. Photo means light, synthesis means to make. So in the presence of light, this reaction will take place. And other thing which is required there is chlorophyll. That's why we say that green plant make their own food, or green bacteria, algae, etc. They also used to make their own food. They green. Why it is green? Because green is a, there is a pigment called chloroplast, which is green. That is also required. Green color attracts sunlight. If chlorophyll is there, then only sunlight will be attracted toward it, and finally the reaction will take place. So it has been shown over the arrow, as it is not the components of the reaction like that, but it is important. Without chlorophyll or without sunlight, the reaction will not start. So chlorophyll or sunlight, they just activate the reaction only. That is not the component of the reaction like carbon dioxide and water. It is the main component. If carbon dioxide is required for photosynthesis, water is required, and then only glucose is made and oxygen is released. Okay, so let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. अब हमको देखना है कि होता क्या है, ये जो फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस है उसमें एक्चुअली होता क्या है. तो द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ये जो फोटोसाइंथेसिस होता है उसमें ये सब बातें होती क्या होती हैं. पहला चीज़ ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सबसे पहले जो आप कहते हो ना कि प्लांट का जो है किचन हाउस कौन है, लीफ है. तो लीफ जो ग्रीन लीफ है उसमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है. लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है बाय हाउ द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब. लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल. ठीक है, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. पहला स्टेप तो ये हुआ कि लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है. उसके बाद लाइट एनर्जी जो है उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है. किस तरह से? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्प्लिटिंग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. और जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है वाटर मॉलिक्यूल, तब वो रिडक्शन का काम करता है. किस चीज़ को रिड्यूस करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज मेड? कार्बोहाइड्रेट इज मेड. हाउ इट इज मेड? तो पहला काम ये हुआ कि जो लाइट एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल करता है, और क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया. फिर लाइट एनर्जी का कन्वर्सन होता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में जब वो कन्वर्ट होता है तब वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको रिड्यूस कर देता है. वाटर का मॉलिक्यूल उसको स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. और ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तब ग्लूकोज बनता है. आगे जाके आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में. तो रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन किया गया है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना उसको रिडक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ये बन गया C6H12O6. हाइड्रोजन हैज़ बीन एडेड देयर. सो दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, और इस रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ओके, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है. लेकिन बेसिकली यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर दिया गया है. क्या चीज़ में? तो C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट है ना. और इस कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है एनर्जी के रूप में. दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली. अब ऐसा नहीं कि पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा, और पहला स्टेप हो गया तो तुरंत दूसरा स्टेप हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट
and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अभी हम कह रहे थे कि अब ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, इमीडिएटली लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगी और वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगी H2 और O2 में, और वो H2 विल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये हमने कहा कि ये 3 स्टेप्स हैं। क्या ये तीनों स्टेप इमीडिएटली होते हैं? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे डेजर्ट प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेती है। वो डेजर्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, उनको दिन में नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, और बीच में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रात में लिया और रात के बाद ये जो बीच वाला स्टेप है वो पहले से तैयार कर लेती है, और वो सवेरे उसको सनलाइट मिलता है, और सवेरे सनलाइट मिलता है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके तब वो खाना बनाती है, एक्टेड अपन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। ये भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप इमीडिएटली हो जाएगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे डेजर्ट प्लांट के केस में होता है। बट दीज 3 स्टेप विल टेक प्लेस। ये हो सकता है कि एक स्टेप रात में हो जाए, एक स्टेप दिन में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपको डेजर्ट प्लांट के केस में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं, फिर उसके बाद वो सनलाइट मॉर्निंग में, और तब जाके रिएक्शन होता है, उनका कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो भी है। तो लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो कंपोनेंट जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, क्लोरोफिल हो, सनलाइट हो, इस कैसे ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। अगर आप माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करेंगे पत्ते के क्रॉस सेक्शन को, लीफ के क्रॉस सेक्शन को, तो आप उसमें देखेंगे कि सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। उसमें कुछ सेल हैं जो जिसके अंदर ग्रीन डॉट नज़र आएगा। दीज ग्रीन डॉट आर सेल ऑर्गेनल्स। और ये जो ग्रीन डॉट है वो क्या है? सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल क्या होता है? तो सेल का कंपोनेंट होता है, विच यू मस्ट हैव रीड देयर इन 9th क्लास, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीन डॉट्स है, ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसको हम लोग प्लास्ट कहते हैं और जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। कह रहे हैं लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि हम लोग को एक एक्टिविटी करना चाहिए जो ये बात बताता है कि भैया बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब यहाँ पर एक्टिविटी 5.1 दिया हुआ है। कह रहा है टेक ए पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और कार्बन। अब ये चेक करना है कि भैया वेदर द क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। तो इसीलिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आप एक ऐसा प्लांट लो जो वेरीगेटेड लीव्स है, जिसका मतलब ग्रीन कलर नहीं है, जैसे मनी प्लांट है या करोटन है, उसके जो है पत्ते हरे भी होते हैं और दूसरे कलर भी होते हैं उसमें। तो उस तरह के जो लीव्स होते हैं उनको बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। कीप द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। पहला काम क्या करना है? उस प्लांट को आप रख दीजिए डार्क रूम में, और डार्क रूम में जब रख दीजिएगा तो उसके अंदर जो स्टार्च है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब जब ये सारे स्टार्च ख़त्म हो जाएं तब उस प्लांट को आप सनलाइट में रखिए 6 घंटे के लिए। प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। कह रहा है एक पत्ता तोड़ लो, प्लांट से एक पत्ता तोड़ लो और उसका जो ग्रीन एरिया है प्लांट का, लीफ का, उसको जो है आप मार्क कर लो, ट्रेस आउट कर लो एक पेपर पे। अब नाउ डीप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर। अब उस पत्ते को बॉइलिंग वाटर में जो है डुबा दो फॉर फ्यू मिनट्स। आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। और जब ये काम हो जाता है तब उसको आप एक बीकर में डालिए जिसमें अल्कोहल है। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल। और ये जो बीकर है उसको वाटर बाथ में रख के हम जो है हीट करते हैं, तब तक हीट करते हैं टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल, जब तक कि अल्कोहल बॉयल न करने लगे। सो व्हाट हैपन टू द कलर टू द लीफ एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन।
अब हमको ये देखना है ये जो पत्ता है इसका कलर कैसा हो गया और जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया। नाउ डीप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स, और अब उस पत्ते को निकाल करके आप आयोडीन सॉल्यूशन में डालिए कुछ देर तक। फिर टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, फिर पत्ते को निकालो और उसमें जो आयोडीन सॉल्यूशन लगा हुआ है उसको हटाओ। अब जो है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। अब आपने जो पत्ते का ट्रेसिंग किया हुआ है कि ग्रीन पार्ट कहाँ पे है, अब इस लीफ को बाहर निकाल के आयोडीन वाला सॉल्यूशन से और फिर जो है रिंस करके देखो कि भाई वो जहाँ जहाँ आपको हरा हरा ट्रेस आउट किया था आपने वहाँ वहाँ स्टार्च बन रहा है, और जहाँ जहाँ हरा ट्रेस नहीं किया था वहाँ वहाँ स्टार्च नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे तो खाना बना है, और जहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है वहाँ खाना नहीं बना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट जो है यानी क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल जो है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो बात हो गई क्लोरोफिल की बात। क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर नहीं क्लोरोफिल होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट मेड देयर। ठीक है, ये हमने अभी के एक्टिविटी से ऑब्जर्व किया। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है प्लांट को। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि आप जैसे जस्ट सी द फिगर 5.3 है ना, उसमें पढ़ा था कि स्टोमाटा क्या है, विच आर टाइनी पोर्स। स्टोमाटा क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लिप्स। पत्ते के लिप्स में पाए जाते हैं, सरफेस में पाए जाते हैं लिप्स पत्ते के। मैसिव अमाउंट of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। और ये जो लीफ है जिसमें ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा का मतलब स्मॉल पोर्स है, इसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब गैस जाता है आता है लीव्स के थ्रू, इसके जो पोर्स हैं उसके थ्रू। और ये गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फोटो, इसके थ्रू ही जाता है। But it is important to note that here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well। और ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्ता में ही स्टोमाटा है उसके थ्रू ही जाता है सारे गैसेज, नहीं, हर एक पोर्शन हो रहा है भैया। जहाँ जहाँ वो स्टोमाटा है, चाहे वो स्टेम में हो चाहे रूट्स में हो, वहाँ से भी गैस का एक्सचेंज हो रहा है। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। अब ये तो ठीक है, स्टोमाटा का ये बेनिफिट हो गया कि स्मॉल पोर्स आर देयर एंड थ्रू गैसेज आर एक्सचेंज्ड, लाइक यू कैन हैव अ प्लांट कैन हैव द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दीज पोर्स। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि भैया ये पत्ते के अंदर, ये प्लांट के अंदर जो वाटर है वो बाहर निकल सकते हैं इस स्टोमाटा के थ्रू, है ना। इसीलिए इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि ये जो स्टोमाटा में जो पोर्स है वो बंद हो जाते हैं। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो ये अपने आप को क्लोज कर लेता है, इसलिए कि इसके अंदर का जो वाटर है वो बाहर ना निकल जाए। द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी जब इसको ज़रूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता है, एट दैट टाइम इट क्लोजेज इट पोर्स। वाई इट गॉट क्लोज, बिकॉज द वाटर विल नॉट कम आउट फ्रॉम दिस पोर्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब यहाँ पर फिगर में देखिए स्टोमाटा का पोर है, क्लोरोप्लास्ट इज देयर एंड गार्ड सेल इज ऑल्सो शोन देयर इन योर फिगर। यू जस्ट सी, यू जस्ट चेक इट आउट, फिगर 5.3। ओके, तो उसमें ये दिखा रहा है कि देयर इज ए गार्ड सेल, और ये गार्ड सेल जो है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। यानी जो पोर है स्टोमेटा वाला उसको खोलना और बंद करना, ये फंक्शन किसका है, गार्ड सेल का है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोन इनटू देम। अब ये गार्ड सेल जो है ना
स्वेल कर जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। कैसे फूल जाता है? जब वाटर उसके अंदर जाएगा, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। और जब ये गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा, मोटा हो जाएगा, जब उसमें वाटर जाएगा, तो इससे क्या होगा? स्टोमेटल पोर जो है वो खुल जाएंगे। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। उसी तरह से गार्ड सेल जब श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, तो श्रिंक कर जाएगा तो पोर्स क्लोज हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है एक्टिविटी 5.2 क्या है कि टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज। कह रहा है 2 पॉटेड प्लांट लीजिए जो बराबर साइज के हैं। आप सी द फिगर 5.4, ठीक है। कीप देम इन ए डार्क रूम फॉर 3 days। और दोनों को जो है सो रखो, कहाँ रखोगे? डार्क रूम में रखोगे 3 दिनों के लिए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। अब अलग अलग ग्लास प्लेट पे जो है उस प्लांट को रखो। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। और एक प्लांट के बगल में आप एक वॉच ग्लास रखो जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखो, दूसरे प्लांट को छोड़ो। अब एक्चुअली क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहले वाले प्लांट से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसको एब्जॉर्ब, वहाँ आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जहाँ पे आपने वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, ठीक है। अब जो है दोनों प्लांट को आप बेल जार से, जैसा कि फिगर में दे रहा है, उसको कवर कर दीजिए। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। अब एकदम पूरा फुली पैक्ड कर दो इसको, सेटअप को, ठीक है। वैसलीन का इस्तेमाल करो ताकि सेटअप इज फुली पैक्ड, है ना। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। अब प्लांट को जो है उठा करके आप सनलाइट में छोड़ दीजिए 2 घंटे तक। फिर देखिए प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और दोनों प्लांट में से आप क्या करो? पत्ते को तोड़ो और चेक करो किस में स्टार्च है और किस में स्टार्च नहीं है। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। और क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों केस में जो स्टार्च है उसका अमाउंट सेम है दोनों में? व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी। और वो कह रहा है कि इससे आप क्या कंक्लूड करोगे, ये जो एक्टिविटी आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया है उसमें हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं है तो क्या स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो खाना बनता है, खाना मीन्स स्टार्च, है ना। तो ये हमको चेकआउट करना है कि वेदर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और नॉट। वही चीज़ हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं हो तो स्टार्च बनेगा या नहीं बनेगा। फॉर दैट पर्पस वी हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्लांट के बगल में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्लेट डाल दिया था जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेती है, यानी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और दूसरे प्लांट को ऐसे छोड़ दिया था, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि भैया दूसरा वाला जो प्लांट है उसमें स्टार्च बना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था उसके पत्तों में स्टार्च कम बना है ही नहीं, है ना। तो इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Based on the 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? कह रहा अभी हम लोगों ने 2 एक्टिविटी करा। एक एक्टिविटी से ये पता करा कि हाउ क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। और दूसरे एक्टिविटी से हमने ये जाना कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसी तरह से करा है क्या हम कोई ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं जो ये दिखाए कि सनलाइट भी ज़रूरी है। फोटो कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। एक प्लांट को सनलाइट में रखेंगे, एक प्लांट को सनलाइट में नहीं रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई किस में स्टार्च बन रहा है नहीं बन रहा है ना। जहाँ सनलाइट में नहीं रखिएगा तो वहाँ स्टार्च नहीं बनेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट इज नॉट फॉर्म, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ओके, सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें यही पढ़ा कि किस तरह से ये जो ऑटोट्रॉफ हैं अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, ठीक है। अब उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ऑटोट्रॉफ। लेकिन उनको और भी रॉ मटेरियल की तो ज़रूरत है ताकि उनका बॉडी बन सके। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट।
अब ये फोटोसिंथेसिस का एक जो दूसरा कंपोनेंट है वाटर, वो कहाँ से लेते हैं? वो मिट्टी से लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो हैं वो मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी से कौन लेता है? रूट वाटर लेता है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। उसी तरह से और जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है बॉडी बिल्डिंग के लिए, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे मिट्टी से प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। अब मैंने कहा कि सबको वही करना है, प्रोटीन बनाना है अपने शरीर में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और प्रोटीन का जो मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है प्लांट को, है ना। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे लेगुमिनस बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट, लेगुमिनस प्लांट, है ना। तो और वो जो सॉइल में फिक्स हो जाता है नाइट्रोजन, उसको वो प्लांट लेते हैं। इस तरह से उनका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन बनेगा तभी बनेगा जब नाइट्रोजन होगा। तो ये पूरा तभी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन कैसे लेगा प्लांट? दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइड्स, ठीक है। और ये नाइट्रोजन का कमी कैसे पूरा करते हैं वो? तो प्लांट जो नाइट्रोजन लेंगे डायरेक्टली नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से नहीं लेते, वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं या नाइट्राइड्स के रूप में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले लें या फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट से नाइट्रोजन की पूर्ति करें, मतलब दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ताकि प्लांट का बॉडी बढ़िया हो तो उसके लिए कुछ अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी प्लांट को ज़रूरत है। वाटर तो चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही, इसके अलावा ये सब मटेरियल भी चाहिए ताकि उनके सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट की पूर्ति की जा सके, है ना। ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है भैया, कैसे वो खाना अपना बनाते हैं और वो जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ से मिलता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वाटर कहाँ से लेते हैं, सनलाइट कहाँ से आता है, भाई क्लोरोफिल की क्या रिक्वायरमेंट, ऑल दिस थिंग्स वी हैव। फाइनली बनता क्या है, कैसे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो कैसे, तो रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। वाटर जो है, वाटर दो कंपोनेंट में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और वो हाइड्रोजन जो है रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको रिड्यूस कर देता है, रिडक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस, और तब बनेगा कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से ऑटोट्रॉफ जो है अपना खाना बना लेते हैं। यानी ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात थी। जो प्लांट हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, या जो बैक्टीरिया, स्मॉल बैक्टीरिया हैविंग ग्रीन पिगमेंट्स इन देम, वो भी अपना खाना इसी तरह से बनाते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है न्यूट्रिशन का, वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक तो हो गया, और ये जैसे हम लोग हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, ये सब अपना खाना कैसे प्राप्त करता है, ये प्लांट पर डिपेंड करता है या प्लांट को खाने वाली चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो हेट्रोट्रॉफ्स, ओके। सो ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। कह रहा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब उनका न्यूट्रिशन का तरीका क्या होगा, ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, कि एक्चुअली उस इन्वायरमेंट में किस तरह का खाना मिल रहा है जहाँ वो रह रहा है ऑर्गेनिज्म। दूसरा कि ये ऑर्गेनिज्म उसको कैसे एक्वायर करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका न्यूट्रिशन का फॉर्म क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by cow and lion। अब ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी फूड सोर्स है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, जैसे घास, सच एज ग्रास। घास क्या है, घास इज़ नॉट मोबाइल, घास तो मूव नहीं करता है, वो स्टेशनरी है। यानी व्हाट इज़ द फूड सोर्स, फूड सोर्स जो अगर ग्रास है तो इसका मतलब स्टेशनरी फूड सोर्स है। दूसरा फूड सोर्स इस तरह का हो सकता है जो मोबाइल हो, नहीं, जैसे लायन का खाना का सोर्स क्या है, डियर है, हिरन है, और हिरन क्या है, भाग रहा है, तो इट इज़ मोबाइल। तो आपका फूड सोर्स स्टेशनरी है या मोबाइल है,
इस पर डिपेंड करेगा कि कैसे आप उसको एक्सेस करोगे, यानी उस खाने को आप कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, और ये इस बात पर, ये भी बात इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप उसको प्राप्त करने के लिए किस तरह के एपरेटस का इस्तेमाल करोगे। अब जैसे काऊ जो है उसको ग्रास चाहिए, तो ग्रास तो स्टेशनरी सोर्स है, तो उसको वो दूसरे तरीके से ऑब्टेन करेगा। और लायन जो है उसको डियर चाहिए, तो डियर भाग रहा है, डियर क्या है, मोबाइल सोर्स है, तो उसको प्राप्त करने का तरीका भी अलग हो जाएगा। लायन हैज़ टू किल द डियर टू गेट दैट सोर्स। ठीक है, सो देयर इज a range of strategy by which the food is taken in and used by the organism। तो बहुत सारे मतलब इसके स्ट्रेटजी हैं, तरीके हैं कि किस तरह से जो है खाना शरीर के अंदर लिया जाएगा या ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाएगा। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं एक्चुअली क्या करेंगे, जो भी फूड मटेरियल उनको मिलता है उसको ब्रेक कर लेते हैं आउटसाइड द बॉडी और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फंगी लाइक ब्रेड मॉल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम, ये पहले ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं खाने को और तब उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और कुछ ऐसे हैं कि अदर टेक इन द होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। कुछ ऐसे हैं कि नहीं, खाने को अपने को शरीर के अंदर ले लेंगे और तब शरीर के अंदर उसका ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, सो व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन। अब सवाल है कि खाना आप अपने शरीर के अंदर लेंगे तो किस तरह का खाना शरीर के अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता, ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन क्या है और उसकी फंक्शनिंग क्या है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं प्लांट से या एनिमल से बिना उसको मारे हुए, विदाउट किलिंग देम। This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, ticks, lice, leeches and tapeworm। और ये जो स्ट्रेटजी है खाना प्राप्त करने का कि भैया दूसरे को हम किल ना करें और फिर उसका खाना भी ले लें, इस तरह के स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। मीन्स पैरासाइट है ना। जैसे कस्कुटा प्लांट है जिसको अमर बेल बोलते हैं, वो पेड़ से लटक जाती है और पेड़ जो खाना अपना बनाती है उसका वो हिस्सा ले लेती है। टिक्स है, लीचेज है, टेप वर्म है आपके शरीर के अंदर, आप खाना खाते हो और खा जाता है वो टेप वर्म, है ना। तो ये भी अपना न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने का ये जो तरीका है कि दूसरों के द्वारा बनाए हुए खाना उसको एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, तो उसको बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। यानी जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं कि प्लांट पर डिपेंड करते हैं या प्लांट को खाने वाले एनिमल को खा के अपना कम पूरा करते हैं, है ना। तो ये उनका क्या स्ट्रेटजी होगा, न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं कि कैसे अपना न्यूट्रिशन का जो नीड है उसको पूरा करें, वो डिपेंड करता है। पहला चीज़ तो जो फूड सोर्स है वो क्या है, वो स्टेशनरी है, रुका हुआ फूड सोर्स है या मोबाइल है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और दूसरा उस पर डिपेंड करेगा कि जो भाई जिसको चाहिए उसका बॉडी डिज़ाइन क्या है, क्या वो खाने को बाहरी ब्रेक डाउन कर लेगा या अपने शरीर के अंदर लेगा। तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जैसे फंगी वगैरह है, और कई ऐसे हैं कि नहीं, पूरा का पूरा जो है अपने शरीर के अंदर ले लिया फिर वहाँ जाके ब्रेक डाउन होता है। तो वो डिपेंड करता है कि बॉडी डिज़ाइन क्या है ना। और कुछ लोग जो है सो पैरासाइट के रूप में किसी के शरीर में चले गए और उनका भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जैसे मैंने अमरबेल की बात बताई, टेपवर्म का बात बताया, है ना। अब आते हैं हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, है ना। सिंस द फूड एंड द वे इज ऑब्टेन डिफर। अभी हमने पढ़ा कि जो खाना है और किस तरह से इस खाने को प्राप्त किया जाता है ये अलग अलग होता है। उसके हिसाब से द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब कैसे उस खाना को आपने एक्वायर किया उसके अकॉर्डिंगली उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग तरह का होता है, क्योंकि वो कैसे एक्वायर करते हैं खाना को, कैसे अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है ना।
कह रहा है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस। अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सिंगल सेल्ड है, जिसमें एक ही सेल है, जैसे अमीबा है, तो वो कैसे फूड को एक्वायर करेगा? तो उसके द्वारा जो फूड एक्वायर करे होगा वो पूरा एंटायर सरफेस, अमीबा का जो पूरा सरफेस है, दैट विल टेक द फूड, होल सरफेस विल टेक द फूड, बट एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज है। लेकिन जैसे एक सेल से 2 सेल वाला, 2 सेल से 1000 सेल वाला, हम लोग जैसे हैं, ह्यूमन बींग है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ऑर्गेनिज्म की, उस तरह से उनके अंदर अलग अलग पार्ट, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब अलग अलग पार्ट बन जाते हैं कि एक पार्ट को एक खास काम दे दिया गया, भाई तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। लेकिन अमीबा के पास तो ऑप्शन नहीं है, यूनिसेलुलर है, उसका पूरा सरफेस ही इन्वॉल्व हो जाता है फूड को लेने में। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड पार्टिकल के ऊपर वो पूरा जो उसका एक्सटेंशन है सेल का, वो सरफेस एरिया चला जाता है और एक फूड वैक्यूल बनाता है। देखिए आपको फिगर में दिया हुआ है, यू जस्ट सी फिगर 5.5, फूड वैक्यूल है ना, और फ्यूज ओवर। ठीक है, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये फूड वैक्यूल के अंदर जो है ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको तोड़ा जाता है और तब जाके वो फ्यूज होता है, मिलता है किसमें? साइटोप्लाज्म, डिफ्यूज करता है ना। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और जो नहीं डाइजेस्ट हुआ वो फिर से वापस थ्रोन आउट हो जाता है, ठीक है, सरफेस के द्वारा। ठीक है, उसी तरह से इन पारामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज ए डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। अब जैसे अमीबा उसी तरह से पारामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका भी एक पर्टिकुलर आकार है, इट हैज़ ए डेफिनिट शेप, और उस डेफिनिट शेप के द्वारा जो है फूड लिया जाता है। खास जगह पे फूड है, स्पेसिफिक स्पॉट है उनके अंदर, वहाँ से लिया जाएगा। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब वो जो ऐसा नहीं है कि पैरामीशियम के हर स्पॉट से खाना ले लिया जाएगा, नहीं, कुछ खास स्पॉट हैं उसके अंदर, वहाँ से खाना लिया जाएगा और खाना को वहाँ मूव किया जाता है उस स्पॉट के पास सीलिया के द्वारा, है ना। ठीक है, जो कि पूरे सरफेस ऑफ द सेल में होता है। ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कि वो कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। ये सारे हेटेरोट्रॉफ हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है न्यूट्रिशन भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को डिस्कस करना इन डिटेल्स, ओके, कि ह्यूमन बीइंग में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। आपको कह रहा है फिगर 5.6 देखिए क्या है इसमें। इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल आपको नज़र आएगा, है क्या एलिमेंट्री कैनाल? तो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ, और कहाँ एंड करता है? तो एनस तक एंड करता है। आप फिगर 5.6 देखो। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट। इसमें आपको नज़र आएगा कि इस ट्यूब में अलग अलग पार्ट हैं और उस पार्ट वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड। और वो जो एलिमेंट्री कैनाल का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग रीजन है, वो एक खास जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड है ना। जैसे स्टोमक का अलग रोल है, स्टोमक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसका क्या काम है। उसी तरह से वेरियस पार्ट्स आर देयर, यू कैन चेक इट आउट, और उस वेरियस पार्ट का अलग अलग फंक्शन है परफॉर्म करना। सो व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी। होता क्या है, जैसे ही खाना हमारे शरीर के अंदर गया तो होता क्या है उसके साथ, इसके बारे में वो जो प्रोसेस है कि खाना जो आप लेते हो शरीर के अंदर जाता है, उसका होता क्या है, ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ, कह रहा है कि टेक 1 मिलीलीटर, एक एक्टिविटी यहाँ पे बता रहा है कि टेक 1 मिलीलीटर स्टार्च सॉल्यूशन और इन 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो ए और बी, और उसमें 1 मिलीलीटर स्टार्च सॉल्यूशन जो है आप डाल दो।
और एक में जो है, एक टेस्ट ट्यूब में आप सैलिवा डालो और दूसरे में नहीं डालो, ठीक है। एंड लीव बोथ द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। 20 से 30 मिनट तक उस टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब रखो, मतलब कोई डिस्टर्बेंस मत लो। उसके बाद नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में आप आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप डालिए। तो आप क्या देखते हो, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज? कौन सा टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हुआ है? एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द टू टेस्ट ट्यूब? क्या पता चलता है इन दोनों टेस्ट ट्यूब में किसमें स्टार्च है, किसमें नहीं है? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑन स्टार्च, है ना। अब इससे ये पता चलेगा कि भैया जिसमें हमने सैलिवा डाला उसका क्या है स्टार्च पे परफॉर्मेंस, और जिसमें नहीं डाला वहाँ क्या हो रहा है। ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो कि ये जो सैलिवा है उसका भी एक रोल है ब्रेक डाउन करने में, है ना, खाने को तोड़ने में, ये पता चलेगा आपको, है ना। सैलिवा है तो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इससे आप जज कर सकते हो किस में ज़्यादा स्टार्च है, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में या दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में। तो आपको पता चलेगा पहले वाले में कम है क्योंकि उसका ब्रेक डाउन हो गया सैलिवा की वजह से, ठीक है। ये इस एक्टिविटी से पता चलता है। कह रहा है वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, ठीक है ना, वेरियस टाइप ऑफ फूड, और सबको पास होना है उसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, ये भी जो हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा उसी से होकर के पास करना है सारे फूड को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर। अब अलग अलग तरह का खाना ले रहे हो लेकिन जा रहा है वो सेम मशीन में, तो इसलिए उस मशीन के हिसाब से आपको जो भी फूड पार्टिकल आप लोगे, पहला काम उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस करना पड़ेगा स्मॉल और सेम टेक्सचर का फूड। उसके लिए तीत है, आपके मुंह में दांत है, वो दांत काम क्या करता है कि भैया खाने को छोटा छोटा कर देता है, बराबर कर देता है, क्योंकि भाई अलग अलग तरह का खाना है। कई बार आप चंक बड़ा खाना लेते हो, कई बार छोटा, तो आपको सेम साइज में उसको करना पड़ेगा क्योंकि मशीन तो एक ही है ना, तो उसको जो टेक्सचर चाहिए उसके अकॉर्डिंगली जाना है ना। तो वो कैसे होगा, तो वो होता है कि खाने को दांत के द्वारा पहले तोड़ा जाता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, क्योंकि ये जो फूड कैनाल है ना उसका लाइनिंग बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए खाना को भिगाया जाता है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। खाना जब भीगेगा, गीला होगा, तब जाके ये आराम से जो है पास करेगा एलिमेंट्री कैनाल में। When we eat something we like, our mouth waters। कोई ऐसा चीज़ जो आप पसंद करते हो, वो चीज़ जब आप खाते हो तो आपका मुंह में पहले से पानी आ जाता है। ये पानी क्या है, पानी उसको सॉफ्टन करेगा, वेट करेगा खाने को, ताकि वो स्मूथली जो है आपके एलिमेंट्री कैनाल से पास हो सके, है ना। यही कारण है कि ऐसा चीज़ जो आपको पसंद है उससे पहले उसका इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है। योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सैलिवा सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। और ये जो है सिर्फ पानी नहीं है, कहते हैं ना कि वाटरिंग हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, ये पानी नहीं है सिर्फ, इसमें एक फ्लूइड है जिसको सैलिवा कहते हैं, जो कहाँ से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, ठीक है। अब जो भी खाना आप अपने एलिमेंट्री कैनाल में डालते हो, जो भी है, बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। तो इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, और ये खाना जो है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, और तभी होगा जब इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बांटा जाएगा, तोड़ा जाएगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम।
और ये जो खाना जाता है ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब तभी होगा जब उसको छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रोक किया जाएगा। और ये ब्रोक कौन करता है उसके लिए आपके शरीर में क्या है, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर देयर, उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। ये एंजाइम जो है ब्रेक डाउन करता है आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में। द सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। और ये जो सैलिवा है, जब आप कोई चीज़ लाइक करते हो तो आपके मुंह में पानी आने लगता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है सैलिवा, उसमें जो एंजाइम है उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेस। और वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, वो चीज़ है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो आप खाते हो, और उसको ब्रेक डाउन कर दिया सिंपल फिगर में। एंड द फूड इज मिक्स थॉरोली विद द सैलिवा, और वो जो खाना है पूरा का पूरा सैलिवा के साथ मिक्स कर जाता है, और तब जो है मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय मस्कुलर टंग। और ये मुंह से उसको जब मस्कुलर टंग से उसको चबा के तब जो है उसको हम लोग अंदर की ओर मोड़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन इच पार्ट। कह रहा है कि यह आवश्यक है कि खाना को जो है एक रेगुलेटेड तरीके से हम जो है डाइजेस्टिव ट्यूब से होकर के गुजारें, ताकि इसका आराम से जो है इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन इच पार्ट, हर एक पार्ट में इसका प्रॉपर प्रोसेसिंग हो सके। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल दैट कंट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। और ये जो मसल है आपको एलिमेंट्री कैनाल में, वो इस तरह से उसका लाइनिंग किया हुआ है कि वो आराम से उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिदमिकली, रिदम में, ताकि खाना आराम से जो है मूव कर सके। दैट रिदम इज़ फॉर पुशिंग द फूड फॉरवर्ड, खाना आगे की ओर बढ़ सके। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल along the gut, और ये मूवमेंट चलता रहता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप। अब ये खाना मुंह से निकला, फूड पाइप से होकर के ये स्टोमक में आएगा, ठीक है। और फूड पाइप को ही ओएसोफेगस भी बोलते हैं। ये खाना आपका सैलिवा जिसमें है मिक्सअप करके वहाँ ब्रेकअप हो गया सिंपल शुगर में, और तब जाके वो फूड आपको कहाँ पे आएगा, तो स्टोमक में आएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था सिंपल शुगर में बन गया, और तब जाके वो आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, स्टोमक में आ रहा है ना, फूड पाइप के द्वारा। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर इट। स्टोमक क्या है, एक बड़ा सा ऑर्गन है जो फैलता है जब खाना उसके अंदर जाता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विथ मोर डाइजेस्टिव यूसेज। अब ये खाना आ गया, सैलिवा तो था ही उसमें, अब ये स्टोमक का जो मस्कुलर वॉल है वो हेल्प करता है क्या चीज़ में, कि खाना को पूरी थॉरोली मिक्सअप करता है, किसके साथ, और भी बहुत सारे उसमें डाइजेस्टिव जूसेज हैं जो डाइजेस्ट करेंगे, उनके साथ मिक्सअप करता है। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। और ये जो स्टोमक का वॉल है ना, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, उससे बहुत सारे जूसेज निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस है ना। वो स्टोमक के वॉल में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जिससे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, वो खाना को पचाते हैं। और वो क्या क्या निकालते हैं, दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। क्या क्या निकालते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन का क्या काम है कि तुम्हारे खाना में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन चाहिए, और म्यूकस भी होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। एक्चुअली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो है पेप्सिन, और ये पेप्सिन तभी काम करेगा जब वो जो मीडियम है जहाँ पे ये वर्क कर रहा है वो मीडियम एसिडिक हो जाना चाहिए। एसिडिक मीडियम में ही ये पेप्सिन काम करता है, इसीलिए उस पूरे मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत है। यानी प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए पेप्सिन,
वो तभी वर्क करेगा जब वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट जो है एसिडिक होगा। और ये एसिडिक कैसे होता है? तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वहाँ पे निकलेगा। सो व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय एसिड? अब आप सोच के देखो कि ये जो एसिड है उसके द्वारा क्या और फंक्शन होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। और वहाँ जो म्यूकस है वो क्या करता है? उसका काम है कि इनर लाइनिंग स्टोमक का जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि एसिड है भाई। अब एसिड तो भाई स्टोमक के इनर लाइनिंग को भी तोड़ सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे म्यूकस की व्यवस्था है कि वो एसिड ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए। एसिड का काम ये है कि सिर्फ वहाँ का मीडियम जो एसिडिक कर दे, ताकि पैप्सिन एंजाइम जो है आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, है ना। इसीलिए वो एसिड जाके ओवर एक्टिव अगर हो जाएगा तो उससे आपके जो ये एलिमेंट्री कैनाल्स हैं उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स उस पर असर पड़ सकता है। इसीलिए वहाँ पे म्यूकस इज देयर, वो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के अंदर एक इनर लाइनिंग क्या हुआ कि भैया एसिड जो है इस पर एक्ट ना कर सके। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। हमने सुना होगा कई लोग कहते हैं अरे यार गैस बन गया, एसिडिटी हो गया। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबाउट? अब आप देखो क्यों क्या गैस बन गया। गैस का मतलब ये हुआ कि भैया उनका मीडियम ज़्यादा ओवर एसिडिक हो गया है। नहीं, आप रात में सोने जाते हो और माता जी आपकी कहती हैं कि एक कप दूध पी लो, एक गिलास दूध पी लो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की ज़रूरत है। तो इसलिए कहते हैं दूध पियो। तो दूध पियोगे तो दूध पीने से क्या होगा? दूध इज ए बेस, मिल्क इज ए बेस। तो बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जो है इरिटेशन कम हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी, है ना। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो, अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है भाई। तो जो हम लोग एसिडिटी की बात करते हैं कि गैस बन गया, यही है, एसिड ज़्यादा हो गया। तो अगर बहुत देर तक पेट में कुछ नहीं डाला तो एसिडिटी हो जाती। क्यों? क्योंकि भाई एसिड तो निकल रहा है, खाना उसको मिल नहीं रहा पचाने के लिए। क्या करेगा? अब आपके स्टोमक के इनर लाइनिंग पर अटैक करना शुरू कर देगा वो, है ना। इसीलिए वहाँ पे म्यूकस का प्रोविज़न है कि भाई स्टोमक को जो है सो खराब नहीं करे। समझ गए? द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक is regulated by a sphincter muscle which releases it in a small amount into a small intestine। अब क्या होता है? ये खाना जो है स्टोमक से निकल के जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे स्फिंक्टर मसल होता है जो रिलीज करता है थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रॉम द स्टोमक द फूड नो एंटर द स्मॉल। अब जो है स्टोमक से खाना कहाँ चला गया भैया? तो खाना चला गया इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पूछेगा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है भाई? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और उसको थोड़ा कम्पैक्ट तरह से फिट किया जाता है इस स्पेस में। ये जो देख रहे हो आप इंटेस्टाइन मुरा सा, क्योंकि कम्पैक्ट स्पेस में उसको फिट करना है। तो बड़ा एक्सटेंसिव कॉइलिंग है, बड़ा सा पार्ट है ये। कह रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अलग अलग होगा। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का खाना वो खाते हैं। जैसे हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल जो हैं, वो ग्रास अगर खाएंगे तो उनको ज़्यादा लंबा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ग्रास के अंदर क्या होता है? सेलुलोस होता है, और सेलुलोस को डाइजेस्ट करने में थोड़ा वर्क करना पड़ता है, इसलिए लंबा इंटेस्टाइन होगा। अब जैसे गाय का इंटेस्टाइन लंबा होगा आदमी के ये अपेक्षा, लायन की अपेक्षा। लायन जो है अगर मीट खाता है तो उसको पचाने के लिए कम एफर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा होता है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट। Hence carnivores like tiger have a shorter small intestine। ठीक है ना। The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, protein and fiber। अब ये जो खाना आपके अंदर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वही वो जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ की पर पूरा का पूरा आपका खाना को पचना है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पज। और वहाँ पर दो ग्लैंड्स और हैं, है ना, पैनक्रियाज है, ठीक है ना, और लीवर है, उससे भी जो है गैस्ट्रिक जूस निकलती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है ये, स्टोमक के पास नहीं है। तो वहाँ से जूस निकला, वो प्रोटीन वगैरह को जो है डाइजेस्ट करेगा।
The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. अब ये जो खाना स्टोमक से आ रहा है वो एसिडिक मीडियम में हो गया है HCl की वजह से, तो इसको अल्कैलिन बनाना पड़ेगा, तभी जाके पैनक्रियास से जो जूस निकल रहा है वो एक्ट करेगा, उसको अल्कैलिन बनाना पड़ेगा एसिडिक मीडियम को, ठीक है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकॉम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। तो जो लीवर से आपका बाइल जूस निकलता है उसका यही काम है कि वो अल्कैलिन कर देगा एसिडिक मीडियम को, तब जाके पैनक्रियास से जो जूस निकलेगा वो उस पर एक्ट करेगा, ठीक है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। कह रहा है आपके इंटेस्टाइन में फैट भी प्रेजेंट होते हैं लार्ज ग्लोबुल के रूप में, और जिसकी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, एंजाइम के लिए मुश्किल हो जाता है उस पर एक्ट करना। बाइल साल्ट ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोबुल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब बाइल साल्ट का क्या काम है? बाइल साल्ट जो है आपको ग्लोबुल्स को स्मॉल करेगा ताकि एंजाइम जो है इफेक्टिवली एक्शन कर सके। दिस इज़ सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट। आप इस घटना को उसी तरह से ले सकते हैं जैसे साबुन जो है गंदगी को साफ करता है, ठीक है। पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लिपास होता है फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ये सारे एंजाइम उसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो है डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ये जो खाना है वो जो डाइजेस्ट हो गया है वो इंटेस्टाइन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर लाइनिंग में बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको विली बोलते हैं, ठीक है। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विली का काम क्या है? तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो विली जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। एंड द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। विली के साथ बहुत सारा ब्लड वेसल भी लगा हुआ है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। और वहाँ से ये चला गया खाना सेल में, एब्जॉर्ब हुआ। विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब बॉडी के सारे सेल में जो है वो पहुँच गया, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, ठीक है, ठीक है। और उससे हमको एनर्जी प्राप्त होता है। ये सारा प्रोसेस है। और जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चलाता है, वे इट्स वाल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम। अब लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ पर और ज़्यादा वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लिया, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाता है वाया द एनस। एनस से होकर के बाहर निकल जाएगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। और ये कैसे निकलता है उसके लिए वहाँ पे एनल स्फिंक्टर लगा हुआ है। तो ये पूरा डिटेल हम लोगों ने पढ़ा कि हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद देयर आर मेनी मोर क्वेश्चन दैट यू हैव टू कंप्लीट। और आगे इन नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड you will know about the respiration process that I will give in next video. For the time being, goodbye to all, and hope you enjoy this video of mine, ठीक है।